हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी इकोलॉजी से रिलेटेड ही एक टॉपिक है। आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एक समुदाय के लक्षणों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 9 का एक टॉपिक है और साथ ही साथ बीएससी और एमएससी में भी ये टॉपिक है। तो इसमें हम अलग अलग प्रकार की कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखें कि कम्युनिटी क्या होती है। तो कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन का एग्रीगेशन है जो कि एक ही जगह पर एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहा है। यहाँ की जो स्पीसीज है या जो पॉपुलेशन है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं और एक स्पेसिफिक सेट ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर रहती है। उसे हम बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है। और सबसे पहले तो नहीं कह सकते लेकिन अर्लीस्ट डेफिनेशन जो है कम्युनिटी इकोलॉजी की वो दी थी कॉर्नेल के प्रोफेसर रॉबर्ट विटेकर ने 1975 में। तो अकॉर्डिंग टू विटेकर इन्होंने कम्युनिटी इकोलॉजी की जो डेफिनेशन दी इसमें इन्होंने ये कहा कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का असेंबलीज है जो कि आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं जिसका कंपोजिशन और स्ट्रक्चर जो है वो स्पेसिफिक होता है। उसे हम एक कम्युनिटी कहते हैं। अब बात कर रहे हैं कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक की। तो कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एनालिटिकल कैरेक्टर्स एंड सिंथेटिक कैरेक्टर्स। तो आज के लेक्चर में हम एनालिटिकल कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो एनालिटिकल कैरेक्टर्स क्या हैं? हिंदी में कहते हैं विश्लेषणात्मक लक्षण। तो ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जिसे हम फील्ड वर्क करके उसको अक्वायर करते हैं या उसका डेटा कलेक्ट करते हैं। तो जब भी हम फील्ड वर्क करके कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसे हम एनालिटिकल कैरेक्टर कहते हैं। ये जो है कुछ प्लॉट्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व करके मेजर करके जो है डायरेक्टली प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अंदर जो है हम क्या क्या देखते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है उस कम्युनिटी में, वहां पर इंडिविजुअल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, प्लांट्स की हाइट कितनी है आदि जो है ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें हम एनालिटिकल कैरेक्टर्स में देखते हैं। अगेन जो एनालिटिकल कैरेक्टर्स हैं ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जहां पर हम क्वालिटी की बात करते हैं और क्वांटिटेटिव जहां पर हम जो है क्वांटिटी की बात करते हैं या कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये जो है नॉन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जैसे कि स्पीसीज का कंपोजिशन क्या है या वेजिटेशन का स्ट्राटिफिकेशन क्या है, उसको जो है हम क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर लेते हैं। ये सिर्फ क्वालिटेटिव वे के अंदर ही एक्सप्रेस होते हैं, क्वांटिटेटिव वे में यानी कि हम इनको नंबर्स के अंदर इनको एक्सप्रेशन नहीं देख सकते, क्वालिटी के बेस पे इनका एक्सप्रेशन देख सकते हैं। अब क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स जो है यहाँ पर हम 7 टाइप के क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को देखने वाले हैं, जो है फिजियोग्नोमी, हिंदी में कहते हैं रूपाभास, फिनोलॉजी ऋतु जैविकी, स्ट्राटिफिकेशन स्त्रीकरण, अबिंडेंस यानी कि प्रचुरता, सोशियबिलिटी यानी कि सामाजिकता, वाइटलिटी और विगर यानी कि जीवन शक्ति, एंड लाइफ फॉर्म एंड ग्रोथ फॉर्म यानी कि जीवन रूप तथा वृद्धि रूप। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स भी साथ में क्लियर हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो है फिजियोग्नोमी या रूपाभास। देखिए इसके नाम से ही पता चलता है कि किसी भी वेजिटेशन की जो जनरल अपीयरेंस होती है उसे हम फिजियोग्नोमी के अंतर्गत लेते हैं, फिजियोग्नोमी में इंक्लूड करते हैं कि वो जो वेजिटेशन है वो देखने में कैसी लग रही है, क्योंकि हम देखकर ही उसकी अपीयरेंस से पता लगा सकते हैं कि वो हर्ब है, श्रब है या ट्री है। ठीक है। तो यहां पर जो है हम जो डोमिनेंट स्पीसीज है उनकी ग्रोथ फॉर्म को देख करके उस पर्टिकुलर एरिया को नाम देते हैं। जैसे कि हम बात करें कि ऐसी एक कम्युनिटी जहां पर ट्रीज बहुत ज्यादा हैं लेकिन कुछ श्रब भी प्रेजेंट हैं,
ठीक है। तो ऐसी कम्युनिटी को हम क्या कहेंगे, एक फॉरेस्ट कम्युनिटी कहेंगे, जहां पर ट्रीज बहुत ज्यादा होते हैं और कुछ श्रब भी डोमिनेट होती है। तो इस तरह के कैरेक्टर्स जो जनरल अपीयरेंस पर बेस्ड है उन्हें हम फिजियोग्नोमी में लेते हैं। नेक्स्ट वन इज फिनोलॉजी। फिनोलॉजी जो है सीजनल चेंज की साइंटिफिक स्टडी है। इसका मतलब यह है कि क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है उसका क्या इफेक्ट एक इंडिविजुअल पर या ऑर्गेनिज्म पर पड़ रहा है और उस इफेक्ट से उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। डिफरेंट स्पीसीज जो हैं उनके अंदर अपनी लाइफ साइकिल की जो प्रोसेसेस होती हैं, इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, उनका अलग अलग टाइम होता है। जैसे प्लांट्स की बात करें तो इनके अंदर पीरियड्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, लीफ फॉल, सीड एंड फ्रूट डिस्पर्सल, इसका जो टाइमिंग है हर एक स्पीसीज के अंदर अलग अलग होता है। तो इस सभी को जो है हम फिनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो ऐसा जो डेटा हम किसी भी इंडिविजुअल स्पीसीज का रिकॉर्ड करते हैं कि उसमें इस टाइम जर्मिनेशन हुआ, इस टाइम फ्लावरिंग हुई, इस समय जो है उसके लीफ फॉल हो रहा है, इस समय फ्रूट बन रहे हैं, इस समय फ्रूट और सीड का डिस्पर्सल हो रहा है, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। और उस डेटा की जब हम स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू डेट एंड टाइम, तो उसे जो है हम फिनोलॉजी कहते हैं। फिनोलॉजी हिंदी में ऋतु जैविकी, यानी कि सीजन में होने वाली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को हम फिनोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। अदर वर्ड्स में बात करें तो फिनोलॉजी जो है एक प्लांट की लाइफ हिस्ट्री का लाइव कैलेंडर होती है, जिसमें हमें ये पता होता है कि उसकी कौन सी प्रोसेस कब कब उसके जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल में हो रही है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो फिनोलॉजिकल बिहेवियर को चेंज करते हैं। एक पॉपुलेशन जो होती है उसमें जो स्पीसीज है उसके फिनोलॉजिकल बिहेवियर को एनवायरमेंट में जो होने वाले चेंज है वो इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्राटिफिकेशन। स्ट्राटिफिकेशन ऑफ कम्युनिटीज का मतलब होता है कि यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट जो है लेयर्स के अंदर इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि वो वहां पर जितनी भी फिजियोलॉजिकल और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा कर सके, और जो भी वहां पर उनको संसाधन जो भी मिल रहे हैं या जो भी सोर्स है वहां पर, चाहे वो एनर्जी सोर्स हो चाहे वो फूड सोर्स हो, उसका जो है वो अच्छे से यूज कर सके और उनको फाइट नहीं करनी पड़े। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया और बायोटिक फैक्टर्स हो गए। ये जो है जैसे कि ट्रीज, हर्ब और श्रब, तो ये जो है अलग अलग लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि नीचे की तरफ जो है ग्रासेस होंगी, फिर उसके बाद हर्ब्स होंगे, फिर श्रब्स होंगी और श्रब्स के बाद में जो है वहां पर ट्रीज प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे जो है लेयर्स यहां पर देखने को मिलती है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसमें हमें वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है। यहां पर जो कैनोपी होती है ट्रीज की, जो कैनोपी वो क्या होती है, चीफ जोन होती है एनर्जी फिक्सेशन का, ठीक है, जो कि बाकी की जो कम्युनिटी है उस फॉरेस्ट के अंदर उसको अफेक्ट करती है। जैसे कि अगर कैनोपी क्लोज्ड है, यानी कि जो ट्रीज हैं उनकी ऊपर की जो कैनोपी है आपस में मिली हुई है, तो क्या होगा, नीचे जो है सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी और इस वजह से जो वहां पर उसके अंडर जो प्लांट्स होंगे, ट्रीज के अंडर जो प्लांट्स होंगे वो शेड लिविंग प्लांट्स होंगे। इसके अपोजिट हम देखें तो अगर कैनोपी जो है वो ओपन होगी, यानी कि जो प्लांट्स हैं वो दूर दूर हैं, ट्रीज जो हैं दूर दूर हैं और सनलाइट आसानी से नीचे पहुंच पा रही है, तो वहां पर जो स्पीसीज लगेंगी वो स्पीसीज नॉर्मल होगी। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्ट्रैटिफिकेशन है, जिसमें आप देखिए इजीली देख सकते हैं ट्रीज जो हैं उनकी अलग से लेयर यहां पर हमें दिखाई दे रही है। 5 मीटर के जो प्लांट्स हैं देखिए वो यहां दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ये जो लेयर है ये 17 मीटर के प्लांट्स की है। देन ये कैनोपी जो है वो 95 फीट के ऊपर पाई जा रही है और उसके बाद उसके अलावा भी जो है कुछ पेड़ और भी ज्यादा लंबे होते हैं, तो वो 38 मीटर तक भी लंबे देखने को मिलते हैं। तो यहां पर जो है क्लियर स्ट्रैटिफिकेशन हम देख सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी अपीयरेंस के हिसाब से या डोमिनेंस के हिसाब से किस तरीके से लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज अबंडेंस। अबंडेंस जो है देखिए हम सभी जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी प्लांट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, वो छोटे छोटे पैचेस में पाया जाता है। कहीं पर प्लांट बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और कहीं जो हैं वो कम होते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉलर पैचेस या ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं और हर एक स्थान पर इनका जो नंबर है वो अलग अलग होता है। तो अबंडेंस जो है वो
जो कोई भी प्लांट स्पीसीज है वो किस एरिया में किस नंबर में पाई जा रही है, उस हिसाब से अबंडेंस को 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे वेरी रेयर, हिंदी में बहुत दुर्लभ, रेयर यानी कि दुर्लभ, कॉमन यानी कि सामान्य, फ्रिक्वेंट यानी कि बहुल, और वेरी मच फ्रिक्वेंट यानी कि अत्यधिक बहुल। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लें, एक प्लांट जो है एक फॉरेस्ट में 100 प्लांट उसके पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब उसमें से एक ग्रुप में सिर्फ एक है, किसी ग्रुप में जो है वो 90 भी प्रेजेंट है, किसी में 2 प्रेजेंट है, तो उस बेस पर कि वो प्लांट उस पर्टिकुलर एरिया में उस पैच के अंदर कितना प्रेजेंट है, उस हिसाब से जो है उस प्लांट की ये 5 कैटेगरी अकॉर्डिंग टू अबंडेंस जो है वो डिसाइड होती है। इसके बाद है सोशिएबिलिटी यानी कि सामाजिकता। देखिए इसका मतलब होता है कि जो स्पीसीज एक कम्युनिटी या पॉपुलेशन के अंदर रह रही है, उस कम्युनिटी में उन स्पीसीज का आपस में इंटरेक्शन क्या है, दूसरी स्पीसीज के साथ वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है। तो ये जो है प्लांट्स की प्रॉक्सिमिटी को डिसाइड करता है, उसको डिनोट करता है कि कैसे प्लांट्स एक दूसरे के प्रति प्रॉक्सिमल हैं, ठीक है। ब्राउन ब्लैंकेट जो है इन्होंने 1932 के अंदर प्लांट्स को 5 सोशिएबिलिटी ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, जिन्हें इन्होंने S1 से S5 नाम दिया। S1 जो ग्रुप है, यहां पर प्लांट जो है एक दूसरे से अलग अलग यानी कि सेपरेटेबल होते हैं, और इनकी जो ग्रोइंग है वो सिंगली होती है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि S1 जो ग्रुप है इसमें प्लांट्स एक दूसरे से दूर दूर ग्रो होते हैं। S2 जो प्लांट्स हैं, यहां पर प्लांट्स छोटे ग्रुप्स के अंदर ग्रो होते हैं, एक ग्रुप में 4 से 6 प्लांट होते हैं। S3 जो है, यहां पर प्लांट्स जो हैं वो स्मॉल स्कैटर्ड पैचेस के अंदर ग्रो होते हैं। S4 जो है, यहां पर कई प्लांट्स के बिगर ग्रुप जो हैं वो एरिया के रूप में पाए जाते हैं। और S5 जो है, इसके अंदर एक लार्ज ग्रुप होता है जो कि एक लार्ज एरिया को ऑक्यूपाई करता है। तो कितने प्लांट्स एक पर्टिकुलर ग्रुप में पाए जा रहे हैं, उस बेस पर उनकी सोशिएबिलिटी जो है डिसाइड होती है। नेक्स्ट वन इज वाइटलिटी और विगर। तो ये जो है किसी भी प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उसको बताता है कि क्योंकि ये जो है प्लांट या जो स्पीसीज है उसकी सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी होती है। जैसे प्लांट्स में बात करें तो स्टेम की हाइट, रूट की लेंथ, लीफ एरिया, लीफ का नंबर एंड वेट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, ये सब जो हैं उस प्लांट्स की वाइटलिटी को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट वन इज जीवन रूप तथा वृद्धि रूप यानी कि लाइफ फॉर्म एंड ग्रोथ फॉर्म। प्लांट्स जो हैं अलग अलग एरिया में अलग अलग हैबिटाट्स में पाए जाते हैं, उसी को उनका लाइफ फॉर्म या ग्रोथ फॉर्म कहा जाता है। इकोलॉजिस्ट जो हैं जनरली क्रिश्चियन रोंकियर्स जो हैं इनकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं, जिन्होंने प्लांट की लाइफ फॉर्म का क्लासिफिकेशन दिया था 1934 के अंदर। इसे जो है एनालिसिस या बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो लाइफ फॉर्म क्या हुआ? एक लाइफ फॉर्म जो है वो प्लांट की अडेप्टेशन का वो सम है जो प्लांट अपने क्लाइमेट के प्रति करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लाइफ फॉर्म जो है वो फॉर्म होती है जो एक क्लाइमेट की वजह से या क्लाइमेट के लिए अडेप्टेबल जो प्लांट स्पीसीज होती है वो होती है। इसके बेस पर जो बर्ड्स हैं उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है, और उनकी डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन क्या है, जो बर्ड्स हैं वो किस हिसाब से किस मात्रा में प्रोटेक्ट हो रही हैं एडवर्स कंडीशन के हिसाब से। इस हिसाब से रोंकियर जो है इन्होंने प्लांट्स को 5 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। पहली कैटेगरी है फेनेरोफाइट। फेनेरोफाइट जो है इनकी जो बर्ड्स है वो या तो नेकेड होती है या कवर्ड होती है, लेकिन अगर कवर्ड होती है तो स्केली लीव्स से कवर्ड होती है। यहां पर बर्ड्स जो हैं प्लांट में ऊपर होती हैं, बहुत ही ऊंचाई के ऊपर सिचुएटेड होती है। यहां पर इस लाइफ फॉर्म के अंदर आते हैं ट्रीज, श्रब्स और क्लाइंबर्स जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के अंदर पाए जाते हैं। ये फर्स्ट वाला जो है ये फेनेरोफाइट है। देखिए ये बहुत ही लंबे प्लांट्स होते हैं और इनमें जो बर्ड्स हैं ये आपको दिखाई दे रही हैं। बर्ड्स जो हैं बहुत ही हाई सिचुएटेड होती हैं, या तो नेकेड होती हैं या कवर्ड होती हैं। सेकंड वन इज
कैमीफाइट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं भूतलोद्भिद। ये जो प्लांट्स हैं यहाँ पर बड जो है वो ग्राउंड सरफेस के पास में सिचुएटेड होती है, ठीक है। और ये जो है जो भी ऊपर से लीव्स गिर रही हैं उन फॉलन लीव्स से ये कवर हो जाती हैं और इस तरीके से प्रोटेक्ट होती हैं। कैमीफाइट्स जो हैं हाई एल्टीट्यूड्स और लैटिट्यूड्स पर पाए जाते हैं, यानी कि ऊंचाई और अक्षांशों पर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है ट्राइफोलियम रेपेंस। तो कैमीफाइट्स ये वाले प्लांट्स हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन इनकी जो बड है, बड कहाँ होती है, इनकी पेरिनेटिंग बर्ड्स जो है ग्राउंड सरफेस के पास होती है, इसलिए ऊपर की जब भी लीव्स गिरती हैं तो ये इन बर्ड्स को कवर कर लेती हैं, जिससे कि ये बर्ड प्रोटेक्ट रहती हैं। थर्ड वन इज हेमीक्रिप्टोफाइट्स। ये जो है कोल्ड टेम्परेट जोन की जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स का एक अडेप्टेटिंग फीचर या हम इसकी लाइफ फॉर्म कह सकते हैं। इनकी जो बर्ड है वो सॉइल सरफेस के अंदर हिडन होती है, इसीलिए सॉइल के द्वारा प्रोटेक्ट होती है। इनकी जो शूट्स हैं वो हर साल मर जाती है और जो है अगले साल जब भी उनका सीजन आता है तो वो शूट्स वापस से निकलती हैं, क्योंकि उनकी रूट्स जो हैं वो पेरिनेटिंग रहती है, रूट्स कभी नहीं मरती। तो ये जो प्लांट्स हैं वो ज्यादातर बाइनियल या पेरेनियल हर्ब्स होते हैं। तो ये है हेमीक्रिप्टोफाइट। हेमीक्रिप्टोफाइट्स को आप देखिए, इनकी जो बर्ड्स हैं यहाँ पर देखिए, ये लगभग सॉइल सरफेस के नीचे की तरफ होती है, इसीलिए सॉइल से प्रोटेक्ट होती है। हर साल इनकी जो शूट है वो शूट गिर जाती है, जब भी नेक्स्ट इनका सीजन आता है तो ये शूट वापस से ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट वन इज क्रिप्टोफाइट और जियोफाइट्स। ये जो प्लांट्स हैं इनमें बर्ड्स कंप्लीटली सॉइल के अंदर हिडन होती हैं, जो कि बल्ब और राइजोम के रूप में पाई जाती है। क्रिप्टोफाइट जो हैं इनके अंदर आते हैं हाइड्रोफाइट्स, क्योंकि इनकी बर्ड्स जो हैं वाटर में रहती हैं। हेलोफाइट यानी कि मार्सी प्लांट्स जिनमें राइजोम जो हैं वो सॉइल के अंदर रहते हैं। जियोफाइट्स में वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आते हैं जिनके राइजोम और ट्यूबर्स जो हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, यानी कि 3 टाइप के प्लांट आपको क्रिप्टोफाइट्स में देखने को मिलेंगे, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, जियोफाइट, ठीक है। तो ये तीनों ही प्लांट्स जो हैं इनमें बर्ड्स जो है वो हिडन रहती है। तो ये है क्रिप्टोफाइट्स, जिनके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बर्ड्स जो है कंप्लीटली, बर्ड्स, राइजोम और बल्ब जो है वो कंप्लीटली अंडर द सॉइल अगर वो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, अंडर द वाटर अगर वो हाइड्रोफाइट्स हैं, और अगर वो हेलोफाइट्स हैं तो उनकी जो बर्ड्स हैं वो मार्शी एरियाज के अंदर कवर्ड होती है। लास्ट वन इज थीरोफाइट। थीरोफाइट जो है ये सीजनल प्लांट होते हैं जो हर एक सीजन में ग्रो होते हैं और उसी सीजन में जो है वो खत्म हो जाते हैं, उसी सीजन के अंदर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी की जो लाइफ है उसमें ये डॉर्मेंट रहते हैं जब भी साल का अनफेवरेबल पीरियड होता है, ठीक है। तो इनके जो सीड्स हैं वो सॉइल के अंदर ही रहते हैं, जब इनका सीजन आता है तो ये ग्रो करते हैं, उस पूरे सीजन में ये अच्छे से ग्रो करते हैं, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, सीड्स का प्रोडक्शन कर देते हैं, सीड वापस सॉइल में चले जाते हैं। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है ये डॉर्मेंट स्टेट के अंदर चले जाते हैं। ये कहां पाए जाते हैं, ड्राई, हॉट और कोल्ड एनवायरमेंट में, यानी कि डेजर्ट एरिया के अंदर इस तरह के प्लांट पाए जाते हैं। तो ये सारी जो कैटेगरी है वो रॉन्कियर ने दी थी। इसमें फर्स्ट और सेकंड जो हैं वो हाइड्रोफाइट्स हैं, थर्ड वन इज हेलोफाइट्स, 4 और 5 जो हैं वो क्रिप्टोफाइट या जियोफाइट है, 6 जो है वो हेमीक्रिप्टोफाइट है, 7 और 8 जो है वो कैमीफाइट्स हैं, और लास्ट वन जो है वो फिनेरोफाइट्स हैं। तो यहाँ पर सारी की सारी फॉर्म जो है क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये थे क्वालिटेटिव कैरेक्टर। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, जिनको कि हम मेजर करते हैं और उनका डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये कैरेक्टर्स जो हैं वो मेजर किए जाते हैं। एग्जाम्पल हैं जो हम आज कैरेक्टर्स देखने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, डेंसिटी यानी कि घनत्व, कवर एंड बेसल एरिया यानी कि कवर तथा आधारभूत क्षेत्र, अबंडेंस यानी कि प्रचुरता एंड डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता। तो फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है एक कम्युनिटी में जो अलग अलग स्पीसीज पाई जा रही हैं वो अलग अलग
फाइटोसोशियोलॉजिकल मेथड्स के द्वारा मेजर की जाती है, उनकी सैंपलिंग ली जाती है और सैंपलिंग यूनिट के रूप में हम क्वाड्रेट, ट्रांजैक्ट, पॉइंट सेंटर का यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है? नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट इन विच अ पर्टिकुलर स्पीसीज अकर, यानी कि जो भी सैंपलिंग यूनिट हम ले रहे हैं, मान लीजिए 10 यूनिट हमने ली, उस 10 यूनिट में एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो है उसकी कितनी प्रेजेंस है, कितनी फ्रिक्वेंटली वो जो है पाई जा रही है। तो फ्रिक्वेंसी को हम इस फॉर्मूला से ज्ञात करते हैं, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट इन विच स्पीसीज अकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट। मान लीजिए आप 10 यूनिट ले रहे हैं, 10 में से 8 यूनिट के अंदर अगर वो स्पीसीज प्रेजेंट है तो 8/10 करके हम उसका फ्रीक्वेंसी परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जब हम उसका फ्रीक्वेंसी परसेंटेज डिटरमाइन कर लेते हैं तो जो है उसको हम उस हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि वो वहां पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके हिसाब से रॉन्कियर जो है उन्होंने 5 फ्रीक्वेंसी क्लासेस दी थी, जो ये बताती है कि अगर कोई स्पीसीज इतनी फ्रीक्वेंसी में पाई जा रही है तो वो स्पीसीज क्या होगी। तो इनको जो नाम इन्होंने दिए थे वो दिए थे A, B, C, D और E। अगर कोई किसी के फ्रीक्वेंसी परसेंटेज किसी स्पीसीज का 0 to 20 है तो वो A स्पीसीज होगी, 21 to 40% है तो वो B स्पीसीज होगी, 41 to 60% है तो वो C स्पीसीज होगी, 61 to 80% है तो वो D स्पीसीज होगी और 81 to 100% है तो वो E स्पीसीज होगी। और इस हिसाब से जो है हम पर्टिकुलर स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डेंसिटी, यानी कि घनत्व। डेंसिटी का मतलब हुआ कि एक कम्युनिटी में एक स्पीसीज की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि कितनी क्वांटिटी में वो स्पीसीज उस कम्युनिटी में पाई जा रही है। तो एक स्पीसीज में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं वो उस एरिया में उसकी डेंसिटी को डिस्क्राइब करते हैं। तो डेंसिटी एक आइडिया देती है डिग्री ऑफ कंपटीशन का। इसका मतलब ये हुआ कि उस एरिया में कोई स्पीसीज कितनी परसेंटेज में अगर वहां पर है, कितनी डोमिनेंस में वो पाई जा रही है, उसकी डेंसिटी क्या है, तो वहां से उसका कंपटीशन लेवल पता चल जाता है। डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज इन ऑल द सैंपलिंग यूनिट, यानी कि सारी की सारी सैंपलिंग यूनिट में उनका इंडिविजुअल का नंबर क्या है अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स आइडेंटिफाइड। तो इससे जो है हम किसी भी स्पीसीज की डेंसिटी को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कवर एंड बेसल एरिया। ठीक है, तो जितने भी अबव ग्राउंड पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीव्स हो गए, स्टेम हो गया, इन्फ्लोरेसेंस हो गया, ये जो है एक सर्टेन एरिया को कवर करते हैं और उसकी वर्टिकल प्रोजेक्शन का अगर हम नीचे की तरफ एक शेडो देखें तो वो वहां पर ग्राउंड पर जो भी एरिया वो कवर कर रही है प्लांट की कैनोपी, उसे जो है हम उसका फॉलिएज कवर, हर्बेज कवर या कैनोपी कवर कहते हैं। ये जो है हर्बेज अवेलेबिलिटी का एक गुड मेजर होता है जिसे हम चार्ट क्वाड्रेट या पॉइंट क्वाड्रेट मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। बेसल एरिया जो है वो एरिया होता है जिस एरिया के अंदर स्टेम पाया जा रहा है या स्टेम में सॉइल का जितना एरिया पेनिट्रेट किया हुआ है वो जो है उसका बेसल एरिया कहलाता है। ठीक है, ये जो है एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी स्पीसीज के डोमिनेंस को ज्ञात करने का। ये जो है या तो 2.5 सेंटीमीटर मेजर होता है अबव द ग्राउंड और ग्राउंड लेवल पर इसको हम कैलिपर्स, लाइन इंटरसेप्शन, पॉइंट सेंटर्ड क्वाड्रेट मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। एक स्टेम का ये जो एरिया है विदाउट लीव्स जो एरिया होता है उस एरिया को हम उसका क्या कहते हैं, बेसल कवर कहते हैं। जितनी भी उसकी स्टेम की चौड़ाई है वो उसका बेसल कवर होता है और जितना एरिया उनकी लीव्स वगैरह जो हैं कवर कर रही हैं, जो कि ये एरिया दिखाई दे रहा है, उसे हम उसका कैनोपी कवर, श्रब एरियल कवर कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि बेसल एरिया क्या है और कैनोपी कवर क्या है। नेक्स्ट वन इज अबंडेंस, यानी कि प्रचुरता। ठीक है, तो अगर किसी स्पीसीज के जो इंडिविजुअल हैं वो प्रति सैंपलिंग यूनिट में कितनी मात्रा में पाए जा रहे हैं उसे उसकी अबंडेंस कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज इन ऑल सैंपलिंग यूनिट अपॉन
नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स इन विच द स्पीसीज अकर्ड। मान लीजिए 10 में से 8 स्पीसीज के अंदर किसी स्पीसीज के इंडिविजुअल पाए जा रहे हैं, तो यहां पर नीचे तो आ जाएगा 8 आ जाएगा जिसमें कि वो पाए जा रहे हैं। अब उस 8 सैंपलिंग यूनिट में उनका कितना नंबर पाया जा रहा है। मान लीजिए 8 सैंपलिंग यूनिट्स के अंदर कोई प्लांट जो है उसका टोटल नंबर 100 है, तो 100/8 जो है उससे हम इसकी अबंडेंस को ज्ञात कर सकते हैं। तो अबंडेंस जो है वो क्वांटिटेटिव टर्म के अंदर भी ज्ञात की जाती है और साथ ही साथ किसी स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक लिटिल आइडिया देती है। एंड लास्ट वन इज डोमिनेंस। डोमिनेंस जो होती है एक कम्युनिटी की वो बहुत ही न्यूमरस होती है। इसमें हाईएस्ट बायोमास, प्रिम्प्ट ऑफ मोस्ट स्पीसीज, लार्ज कंट्रीब्यूशन ऑन एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या अलग अनदर जो मेथड्स हैं उसके बेस पर जो है कम्युनिटी में वो स्पीसीज कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है उससे जो है उस स्पीसीज की डोमिनेंस शो होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर जो ट्री हैं वो डोमिनेंट होते हैं क्योंकि वो वहां पर पाए भी ज्यादा जाए, अबंडेंस में भी वही होंगे और साथ ही साथ वहां की जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रही हैं उनमें वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो आई होप ये एनालिटिकल कैरेक्टर्स जो हैं कम्युनिटी के आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इसका सेकंड टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें देखेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।